कैसे हैं आप लोग। यह क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर से, तो आप पहले उन वीडियोस को पढ़ लें, तब इस वीडियो को आप पढ़ेंगे यदि तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको सारी बातें समझ में आएगी। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो जिस प्रकार से ट्यूशन पढ़ा जाता है तो आप प्रतिदिन एक एक वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप लगातार भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक स्केलेटल जो इक्वेशन होता है, ये देखिए, ये जो स्केलेटल एक इक्वेशन था उसके बारे में देखा, और इस वीडियो में हम देखेंगे, इसे हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम आगे की ओर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कोई केमिकल इक्वेशन है या फिर कोई एक स्केलेटल इक्वेशन है तो उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है। तो इस वीडियो में NCERT से में जो इतना वर्णन है उतना ही बता रहा हूँ। यदि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है तो आप YouTube पे बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं, वहाँ उसे आप सर्च कर सकते हैं। हम लोगों का एम है NCERT, तो मैं NCERT को ही सिर्फ कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखे हुए हैं, तो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये बैलेंस कैसे किया जाता है। या फिर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ स्केलेटल इक्वेशंस हम लोगों ने लिखा है और ये बैलेंस्ड नहीं है। तो एक एक बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, और ये क्या है, MgO। यदि हम पहले इक्वेशन की ओर बढ़ें तो ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो MgO का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एटम गिनना आना होगा और फिर मॉलिक्यूल पहचानना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह Mg एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन इसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। O2 का क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और MgO का भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। यहाँ आप देख सकते हैं H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, ZnSO4 का एक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले तो आप पहचानें कि एटम्स क्या होते हैं, या फिर किसी एक मॉलिक्यूल में एटम्स को पहचानना सीखें। तो यहाँ आप देख लीजिए, Mg है तो मैग्नीशियम में कितने एटम्स हो गए, 1। ऑक्सीजन में कितने एटम हो गए, 2। यहाँ पे मैग्नीशियम MgO में मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 1। इसी प्रकार से आप Zn प्लस H2SO4 से क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ भी आप एटम पहचान सकते हैं। Zn के कितने एटम है, 1। H के एटम है 2, S के कितने एटम है, 1, और O के कितने एटम है, 4। और इधर प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं Zn के कितने एटम है, 1, S के 1 है, और O के क्या है, 4, और इधर H के कितने एटम है, 2। तो इस प्रकार सबसे पहले तो आपको एटम्स को गिनने आना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद जो पीछे के वीडियो मैंने बताया था कि जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए, या फिर हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर कहेंगे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अनुसार जो रिएक्टेंट है उसका मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यदि ये एटम्स की संख्या इक्वल नहीं होंगे तो ये मास इक्वल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने का क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ एटम्स का संख्या क्या हो, इक्वल हो। तो आइए अब NCERT में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे NCERT में जो वर्णन है वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ है Zn, तो नंबर ऑफ ये जो रिएक्टेंट हैं उनमें एटम्स क्या होंगे, Zn के एटम क्या हो गए, 1। H के कितने एटम है, 2। S के कितने एटम है, 1, और O के कितने एटम है, 4। जबकि जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि Zn के कितने एटम है, 1, इसके बाद 2, 1, 4, इस प्रकार से। तो आप देखिए, दोनों तरफ ये एटम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि ये इक्वल है तो हम लोग बोलते हैं ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। और यदि ये इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए F कितना है, यहाँ पे है 1, H कितना है 2, और O कितना है 1। लेकिन यहाँ देखिए F कितना है 3, यहाँ था 1, और यहाँ रिएक्टेंट में था 1, और प्रोडक्ट में क्या हो गया 3। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट में है 1, और प्रोडक्ट में क्या हो गया 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन था 2, तो हाइड्रोजन तो उतना ही है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। देख सकते हैं आप,
यहाँ पे Fe1 है तो यहाँ 3 है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ ये बैलेंस नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, और हम लोग क्या सीखते हैं, इसे बैलेंस करना सीखते हैं। तो YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है जहाँ पे आप बैलेंस करना सीख सकते हैं। ऐसे मैं आपको हीट एंड ट्रायल मेथड एक बता रहा हूँ जो कि NCERT में जिसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको हीट एंड ट्रायल का मतलब है कि दोनों तरफ से एटम्स को बराबर करना है। और कैसे करना है, तो एक तुक्का लगा लगा के इसको बराबर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे mg कितना है 1 और यहाँ mg कितना है 1, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ mgO है 2, तो यहाँ पे O है 1। तो एक और चीज़, यहाँ O1 है तो O2 यहाँ पे आप कभी भी नहीं कर सकते। आप ये जो देख रहे हैं ये है एक कंपाउंड MgO जो कि एकदम फिक्स है, इसमें आप कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। मतलब Mg है तो आप ऐसे कभी Mg2O2 या O3 ऐसे नहीं कर सकते, ये आप नहीं बदल सकते। हाँ, इसके पहले आप 2, 3, 13, 15 जो मन है सो लिख सकते हैं। O के बगल में कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए है O2, तो आप O के बगल में तो कुछ नहीं लिख सकते लेकिन सामने तो लिख सकते हैं। फ्रेश मैं बता देता हूँ आपको, और आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ें, या फिर इस वीडियो में मैंने और भी कुछ पढ़ाया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और इस वीडियो को बढ़ा के भी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये है 2, तो यहाँ मैंने 2 से इसे गुना कर दिया। तो अब देखिए O यहाँ हो गया 2 और O यहाँ भी क्या हो गया 2, लेकिन Mg यहाँ अब 2 हो गया और Mg यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 से गुना करना होगा। तो अब ये दोनों क्या हो गया बैलेंस। Mg कितना है 2, यहाँ भी Mg 2, O कितना है 2, यहाँ भी O क्या हो गया 2O। इस प्रकार से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। ये Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, H2 है 2 है, SO4 वैसे ही है, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर यहाँ देख सकते हैं आप, यह है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ आप देख सकते हैं H यहाँ भी 2 है और H यहाँ भी 2 है, इसका मतलब H तो बैलेंस्ड है, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे हम लोग अब इसे बैलेंस करना चाहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं F यहाँ पर 3 है, 3 एटम है F के, लेकिन F का कितना एटम है यहाँ पे 1 है। तो आप यहाँ यदि 3 से गुना कर दें तो F 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। H यहाँ 2 है, यहाँ भी कितना है 2। इस प्रकार से 2 आपके बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ O है 4, तो यदि O 4 है तो क्या आप इसे बैलेंस कर सकते हैं? तो क्या यहाँ हम 4 लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ यदि आप 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने बताया आपको O के नीचे कुछ भी नहीं लिखना, आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे इस प्रकार कर सकते हैं, हम लोग आगे यदि 4 लगा दें तो अब ये O भी बैलेंस हो गया। देखिए O है 4 और O कितना हो गया 4, F 3 है तो F भी 3 है, तो H भी बैलेंस है। देखिए ये H है 4 2 8 H है, ये कितना है 8 एटम है H का, लेकिन यहाँ कितना है 2 एटम, तो इसके लिए हम लोग यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये दोनों फिर बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने तो बड़ा शॉर्ट बताया आपको, आप बहुत इसका अलग अलग वीडियोस YouTube पे मौजूद है, उसे देख सकते हैं। चलिए तो अभी नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ देखिए H है 2 और यहाँ कितना है 1, तो यदि यहाँ 2 से गुना कर दें तो H कितना हो गया 2 और Cl यहाँ 2 है तो Cl भी हो गया 2। इस प्रकार से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 2 पेज यहाँ पे हैं, इन 2 पेज में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना सिखाया है। तो ये बैलेंस करने के लिए आपको इतनी बातें पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं आने वाला है। तो प्रश्न कैसे आते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ सिखाया उसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रश्न दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इसके बैलेंस करिए। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये है हीट एंड ट्रायल मेथड लिखा भी हुआ है जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक लाइन को पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप NCERT को पूरी तरीके से जान सकें कि क्या क्या लिखा हुआ है। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9। तो अब देखिए ये 1.9 बैलेंस्ड इक्वेशन है, मैंने आपको सिखाया अभी कैसे बैलेंस किया जाता है। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? तो नो,
ये है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको यह नहीं पता है कि H2O किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है, ये आपको पता नहीं है। ये तो इस प्रकार से आपको यहाँ ना रिएक्टेंट का और ना ही प्रोडक्ट का स्टेट पता नहीं है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी फिजिकल स्टेट की जानकारी नहीं है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन more informative the physical state of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactants and products are represented by the notations G, L, aqueous and S respectively. The word aqueous is written in the reactant or product is present as solution in water. तो अब मैं बता रहा हूँ, मैं बोला आपको कि प्रत्येक लाइन को मैं पढ़ के समझाऊंगा ताकि आपका NCERT पूरा क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, इस केमिकल इक्वेशन को पूरी तरीक़े से वर्णन करने के लिए ये जो रिएक्टेंट्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं वो किस स्टेट में है उसे भी हम लोगों को लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ आयरन क्या है, सॉलिड स्टेट में है, H2O क्या है, गैसेस स्टेट में है, Fe3O4 क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो ये आपको लिखना यहाँ आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ देखिए एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है इज रिटन इफ़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉल्यूशन वाटर में सॉल्यूशन है, मतलब कि वो पानी में घुले हुए हैं, तो उसे हमें एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। Note that symbol G is used with H2O to indicate that in the reaction water is used in the form of steam। तो जैसे मैंने बोला H2O है तो ये तीनों स्टेट जैसे कि क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया, गैसियस हो गया, सॉलिड, किस स्टेट में इसका यूज़ किया गया है वही आपको ये लिखा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टीम के रूप में यूज़ किया गया है, तो गैसियस स्टेट में यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ पे G लिख सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को कंप्लीट रूप से दिखाने के लिए यहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सारा भी आपको बताना होगा। चलिए, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। तो यूजुअली जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो ये गैस, सॉलिड नहीं लिखते हैं, लेकिन जब इसको स्पेसिफाई करना होगा तो ये आपको अत्यावश्यक रूप से लिखना होगा। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are included above and or below the arrow in equation for example। तो अच्छा, अभी तक आपका एक केमिकल इक्वेशन कंप्लीट लिखा नहीं गया है, इसके बाद भी कुछ और चीज़ें आपको देखनी होंगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड H2 से रिएक्ट करता है और ये मिथाइल अल्कोहल बना रहा है, CH3OH बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गैस, लिक्विड तो हमने लिख दिया, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे हमको दिखाना होगा और ये है प्रेशर, और कभी कभी आपको टेम्परेचर भी दिखाना होगा। ये सारी बातें भी आपको बतानी होगी, तब आप बोल सकते हैं कि हमारा केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कंप्लीट है। अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है सनलाइट और क्लोरोफिल। इसका मतलब है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और क्लोरोफिल की आवश्यकता यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हम किसी एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि आप हेल्प बुक की मदद से कर सकते हैं, और इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट को खोलें, पहले के वीडियोस को देखें, और भी बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल में बना रहा हूँ, तो आप उन सारे वीडियोस को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।